वेलकम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप फॉलो अप करें। बोर्ड में कहीं कहीं पर जैसे कोई स्पेसिफिक स्पॉट पर जो कैमरा एंगल होगा वहाँ पर ब्राइट हो जाएगा, कोई उपाय भी नहीं है, बिना लाइट के तो बनता भी नहीं है। तो कुछ स्पॉट हो सकता है कि एक्स्ट्रा लाइट होने के कारण ब्लॉट क्या हो जाए, एक्स्ट्रा ब्राइट दिखेगा, बाकी ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, थर्ड चैप्टर जो चैप्टर 3 है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिक करंट, मोशन ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब जाकर के बात हम लोग क्या होता है, कंडक्टर किसको कहते हैं। कंडक्टर कहते किसको है, कंडक्टर कहते हैं हम उसको जिसमें फ्री चार्ज कैरियर हो। कंडक्टर जिसमें क्या हो, फ्री चार्ज कैरियर हो। फ्री चार्ज कैरियर के रूप में यूजुअली इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, फ्री चार्ज होता है। अगर मेटल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही उसका फ्री चार्ज कैरियर होता है। ऐसे सिचुएशन में उसके थ्रू हमारा क्या कर सकता है, चार्ज फ्लो हो सकता है या होगा। जब भी हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें चार्ज हमारा जो है, जो फ्री चार्ज कैरियर है वो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट होकर के एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रैवल करना चालू करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, अब बात उठती है किसकी, चलिए अब बात हम लोग करते हैं किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ की बात पर आने से पहले तो जरा करंट को, तो इलेक्ट्रिक करंट को तो डिफाइन कर लें। ओके, तो चार्ज पासिंग आउट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, section of a conductor, चार्ज पासिंग आउट पर सेकेंड, छूट गया बच्चों, पर सेकेंड, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए, कहना क्या चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इस टाइप का कोई कंडक्टर वगैरह होगा, ठीक है जी, और उसका एक क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब इसे कट कर देते हैं, तो उसका एक एरिया होगा। इसके थ्रू 1 सेकेंड के अंदर अगर मान लीजिए क्यू चार्ज पास आउट हो रहा है इन वन टाइम, 1 सेकेंड में अगर क्यू चार्ज पास कर रहा है, या क्यू चार्ज पास हो रहा है टी सेकेंड के अंदर, है ना, क्यू चार्ज जो है सो पास हो रहा है टी सेकेंड के अंदर, तो पर सेकेंड जो चार्ज होगा वो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात सब लोग पहले से भी जानते होंगे। तो जब क्यू की वैल्यू क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, कितना, 1 कूलाम हो जाए, और टाइम की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए, मतलब 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम ऑफ चार्ज अगर किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो रहा हो, तो ऐसे में उस करंट को हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। एक्चुअल में ये उल्टा बात उल्टी है, Q का टू IT से हम लोग लेते हैं, आई जो है सो करंट जो है सो फंडामेंटल यूनिट में आता है, माने एम्पियर जो है फंडामेंटल यूनिट में आता है। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम पर सेकेंड। ओके, तो जो स्टैंडर्ड हिसाब है वो थोड़ा उल्टा है, कूलाम डिफाइन होता है एम्पियर से, एम्पियर नहीं डिफाइन होता है कूलाम से। लेकिन चल ये सब इस तरह से भी क्या करते हैं हम लोग बताते हैं, देखते हैं और जानते हैं। ठीक है जी, है ना। तो विजिबल है, मैं ज़रा देख रहा हूँ, बिल्कुल विजिबल है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में होगा तो विजिबल रहेगा ही। ये नया बोर्ड है, एक स्पॉट है जहाँ पर ये बड़ा तेज़ ब्राइट होता है, इसकी भी उपाय अगली वीडियो में हम देखेंगे। ये स्पॉट है जहाँ पर ब्राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ओम्स लॉ देखें, इसको हटा दें। तो बात होगी किसकी, ओम्स लॉ की।
बहुत लोग पहले से भी पढ़े होंगे, ओम्स लॉ को पहले से भी जानते होंगे। क्या है जी ओम्स लॉ? ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ है कि इफ द फिजिकल कंडीशन remains unchanged, then the applied potential difference is directly proportional to the current passing, then right potential difference across any conductor, छूट गया भैया, across any conductor is directly proportional to the current passing through it. इसके थ्रू जो पास करके कहना क्या चाहता है कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I के होगा। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से I करंट पास आउट होता है तो ऐसे सिचुएशन में V प्रोपोर्शनल टू I होगा। ठीक है, ये सेटअप मेरा थोड़ा रोड पर है, कभी कभी गाड़ियाँ आती हैं तो इससे बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा, क्या करें मजबूरी है, नया सेटअप कहाँ से लाए। हाँ, तो V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। अब जब V प्रोपोर्शनल टू I होगा तो क्या क्या कहानी आएगी। अगर V प्रोपोर्शनल टू आता है तो V इक्वल्स टू अपन लोग ले रहे हैं किसको, RI को। R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर देखी जाए तो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो R इज व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब भैया बात ये है कि रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं इसको। देखिए, अगर हम पहली बात जो इसमें हम लोग लिखे हैं कि अगर कोई फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज, अगर फिजिकल कंडीशन को क्या करें हम, चेंज नहीं करते हैं। फिजिकल कंडीशन का कहने का मतलब आसपास का टेम्परेचर और जो इन्वायरमेंट है वो अगर वो चेंज नहीं होता है तो कहता है ओम्स लॉ की जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पासिंग करंट थ्रू इट के। अब देखिए कि चक्कर क्या है कि अगर आपने कंडक्टर को चेंज कर दिया, लेट सपोज ये हम इसको रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका ये दो पॉइंट है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज दैट कि क्या है, B है, सपोज दैट B है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जो क्या है B है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसके बीच में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप कंडक्टर रखना चाहते हैं, सेम क्रॉस सेक्शन, सेम लेंथ, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन का अगर हम लोग ले रहे हो, उसमें चेंज नहीं ला रहे हो, तो एक चीज़ को देख रहे हैं या चेंज कर भी रहे हो, चलिए थोड़ी देर के लिए, तो मान लीजिए कभी आपने रख दिया एल्युमिनियम रख दिया, फिर हटा के आपने कभी कॉपर रख दिया, फिर कभी हटा करके आपने क्या रख दिया, आयरन रख दिया, फिर कभी आप हटा करके कोई और मेटल रख दिया। माने अलग अलग टाइप के कंडक्टर को अगर हम लोग ले जाएंगे तो देखेंगे कि V और I का बीच का जो रिलेशन बनेगा वो अलग हो जाएगा। माने अलग अलग कंडक्टर के लिए I की वैल्यू कम और ज़्यादा होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा लेकिन अलग अलग कंडक्टर के लिए I की वैल्यू कम और ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि I का वैल्यू जिसके लिए कम होगा उसके लिए ये R फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसके लिए I की वैल्यू ज़्यादा होगा उसके लिए R फैक्टर क्या होगा, ये कम होगा। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के अंदर जो R हम देख रहे हैं वो R एक्चुअल में इसका करंट का रेजिस्टिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो ये जो R फैक्टर हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, जो कांस्टेंट फैक्टर ले रहे हैं किसी कंडक्टर का, पर्टिकुलरली किसी कंडक्टर का, तो उस पर्टिकुलरली उस कंडक्टर का ये फैक्टर R जो है तो क्या है, वो करंट के अगेंस्ट जा रहा है। तो करंट के अगेंस्ट जा रहा है तो जो करंट के अगेंस्ट जाएगा उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, है ना।
तो इसलिए इसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो V इक्वल टू आर आई, दैट इज योर व्हाट, ओम्स लॉ, वेयर आर इज व्हाट, रेजिस्टेंस। आर को क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है जी, आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। अब जरा सा इस आर का भी हम लोग विश्लेषण करें या जो भी करना है देखें, है ना। तो एक चीज़ हम लोग ये इस बात को समझें कि अगर लेट सपोज कि आपने एक पीस ऑफ रॉड लिया है जो L लेंथ का है, उसका A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया है, इसके थ्रू पासिंग करंट कितना है, I है, ओके। अब अगर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर के लिए हम लोग है ना V इक्वल टू आई आर लिख लेते हैं, V इक्वल टू आई आर लिख लेते हैं, है ना, V इक्वल टू आई आर लिख लेते हैं। तो अगर हम इसके लेंथ को डबल कर ले, अब सिचुएशन क्या है कि इसके लेंथ को अपन लोग क्या कर देते हैं, डबल। अगर हम लोग लेंथ को डबल कर लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस अगर L और L डबल कर लिए, L और L डबल कर लिए, मतलब जितना लेंथ है उसका एक एरिया क्रॉस सेक्शन ये ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक में जितना रेजिस्टेंस रखा, यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। मतलब अगर यदि L टेंड्स टू 2L हुआ तो रेजिस्टेंस टेंड्स टू 2R हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि अगर हम लेंथ वाली बात देखें कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है, तो रेजिस्टेंस को लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो होगा ये कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L होगा, ठीक है। अब जरा हम लोग R का एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो R प्रोपोर्शनल जाएगा किसके, L के, तो R प्रोपोर्शनल L के जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में अब एक चीज़ और देखें, अगर इसी जगह पर हम लोग ये देखें कि एक रॉड था ही, अब सिमिलर रॉड को कुछ ऐसे रख देंगे, क्या रख देंगे, ऐसा करके रख देंगे, ठीक, मैंने इसको डबल कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, अब एक साथ, है ना, कनेक्ट करके, और तब इस पर V का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो पहले से ऊपर से करंट आई जा रहा हो तो नीचे से भी आई, मगर सब लेट सपोज एक इतने से अगर करंट आई जा रहा हो तो अब 2 ठो कर दीजिएगा तो ये डबल करंट जाएगा। इससे सेम पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन करंट क्या हो जाएगी, डबल। करंट डबल हो जाएगा, कहने का मतलब करंट अगर डबल हो जा रहा है तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। करंट डबल हो जा रही है यानी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी इसकी क्या हो रही है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या हो रही है, हाफ हो रही है। यानी कि अगर यदि रेजिस्टेंस की बात करें हम तो रेजिस्टेंस इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, करेक्ट। रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और अगर मोटा वायर है तो कंपेरेटिवली उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो आर की डिपेंडेंसी अगर लेंथ पर देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया पर देखें तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर दोनों को मिला के देखते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L अपॉन A जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन क्या, A के, है ना, L अपॉन A के, है ना, L अपॉन A के रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो देखिए भैया, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, उसका एक लेंथ होगा, उसका एक एरिया क्रॉस सेक्शन होगा, उसके अलावा क्या होगा, तो ये तो इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, लेंथ और एरिया। ये किसी भी चीज़ का, कॉपर का भी हो सकता है, हमारा स्टील का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, और जितने भी मेटल्स होते हैं उनका हो सकता है, करेक्ट। तो लेंथ पर एक डायरेक्ट क्या डिपेंडेंसी होगी, ये बात हम लोग देख रहे हैं। एरिया पर उसकी क्या डिपेंडेंसी होगी, ये बात भी देख रहे हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जॉइंटली ये देख, तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस बात पर डिपेंड करेगा। आज यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे ये, करेक्ट है ना, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, R इक्वल टू रो L बाई रो ले रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या होगा,
ये एक्चुअल में ये जो रो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कॉपर लिया है कि सिल्वर लिया है कि गोल्ड लिया है, माने मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी, मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी, वो कौन सा मटेरियल लिया गया। हर मटेरियल की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी होगी कि वो उसका माने करंट के अकॉर्डिंगली वो क्या बिहेव करता है। इस चीज़ को रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, स्पेशली कंडक्टर का। तो कंडक्टर की क्या होती है, वो ये प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, कंडक्टर की, है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, मतलब मटेरियल पर। ओके, इसके मटेरियल कैसा है उस बात पर क्या होता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है जी। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग डिफाइन करने के लिए चलते हैं तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ए अपॉन क्या एल। अगर एल की वैल्यू 1 मीटर ले, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो रो की वैल्यू कितनी होगी, आर के बराबर होगा। तो डिफाइन कितना करेंगे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन हो और 1 मीटर का लेंथ हो किसी भी कंडक्टर का, कॉपर ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो या जो कुछ भी ले रहे हो, है ना, तो एल लेंथ ले रहे हो और उसमें इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना का हो, 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो और ये 1 मीटर का हो, तो जितना इसका रेजिस्टेंस बनेगा वही उसकी क्या होगी, मेजर ऑफ रेजिस्टिविटी होगी। यानी सॉरी, फॉर ए गिवन पीस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लॉन्ग एंड of area cross section 1 meter square will provide the resistivity of that material। एक्चुअल में ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी जो है क्या है, वो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, है ना। तो ये इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। थोड़ा सा अब इसको हटाया जाए और आगे कहानी बढ़ाते हैं। इसी जगह से हम लोग आगे कहानी बढ़ाएंगे। ओके, हाँ, आगे कहानी बढ़ाएंगे इसी में। तो इसी में जरा से ऊपर से हटा लेते हैं, चलिए ऊपर से हटा लेते हैं, मुझे टेंशन क्या है। अब जरा सा हम लोग जानते हैं कि V = कितना होता है, IR होता है, ठीक। और R की वैल्यू प्रोवाइडेड है, R जो हो जाएगा, जो हम लोग देख पा रहे हैं, ρL/A, रो रेजिस्टिविटी, ρL/A, ठीक। अब हम लोग पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक से जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि E = V/L होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और वैसे भी कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा वो फील्ड अप्लाई करेगा ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E = कितना हो जाएगा, V/L, है ना। तो होता है, तो V की वैल्यू हो जाएगी EL। अगर इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो VEL = I/ρL/A, ठीक है, I/ρL/A, ओके, I/ρL/A। अब जरा सा एक चीज देखिए भैया, L और L तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है I/A × ρ। अब ये I/A को करंट पर यूनिट एरिया,
इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। तो इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे पता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है J से, ठीक है, इसको लिया जाता है J से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर ऊपर ही क्या हो जाना है, E की वैल्यू क्या हो जाएगी? J इंटू रो। तो J को कह सकते हैं, मैंने करंट डेंसिटी को कह सकते हैं, इधर रो को इधर लाइए तो 1 अपॉन रो E। रो क्या है? रेजिस्टिविटी माने वो टेंडेंसी जिसके कारण कोई भी कंडक्टर अपने के थ्रू चार्ज के फ्लो को क्या कर रहा होगा? रेजिस्ट कर रहा होगा। तो इसका 1 अपॉन रो क्या होगा? उल्टी प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा बन जाता है क्या? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाता है हमारा क्या? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को क्या किससे लेते हैं? सिग्मा से। तो 1 अपॉन रो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड सिग्मा, कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू सिग्मा E। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, E वेक्टर होता है, तो ऐसे में अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कंप्लीटली एक स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर में राइट हैंड साइड में वेक्टर और यहाँ ये स्केलर मल्टीपल हो गया, मल्टीपल स्केलर क्वांटिटी स्केलर मल्टीपल हो गया, और ये तब ये भी क्या होगा? वेक्टर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो हम लोग देखा, अब आगे पढ़ाते हैं कहानी हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? देखिए, सब पहले बात को समझिए। कोई भी एक कंडक्टर होगा, कोई एक कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर के थ्रू है ना, कंडक्टर के थ्रू करंट अगर पास हो रहा होगा तो कंडक्टर्स में क्या होता है यूजुअली, जितने हम लोग अगर मेटल्स की बात करते हैं तो फ्री पाथ नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि पूरा एक रास्ता पाइप ट्यूब बना हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा ट्रेवल कर रहा होगा, ऐसा होगा नहीं कि सीधा सीधा सड़क बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक जैसे वो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा जाएगा, कि ट्यूब्स बने हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। टनल, कोई टनल नहीं होता है। होता क्या है कि इसमें पॉजिटिव आयंस हो रहते हैं, पॉजिटिव आयंस रहते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से इंटर करता है सपोज दैट, है ना, तो वो आकर के पहले इस आयन की तरफ फिर, और इधर फील्ड आपने मान लीजिए लगा दिया है, ठीक है, इधर में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी जो आपने अप्लाई किया है, जो इधर मान लीजिए इसका लेंथ कितना है L है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पहले यहाँ जाएगा, इससे कोलाइड कर जाएगा, फिर तब तक फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि अप्लाई कर रहा है तो फिर इधर ये क्या होगा, पुल होगा, फिर आगे इससे टकराएगा, फिर ऐसे टकराएगा, ऐसे 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 करके क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जिग-जैग पाथ करते हुए क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। तो कभी इसकी स्पीड क्या रहेगी, जीरो रहेगी, कभी इसकी स्पीड जीरो रहेगी, और कभी इसकी स्पीड क्या हो सकती है, हाईएस्ट हो जाएगी, माने मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, टर्मिनल हो जाएगी, है ना, टर्मिनल स्पीड टर्मिनल हो जाएगी। तो ऐसे में 0 टू VT के उसका क्या रहेगा, स्पीड रहेगा, 0 से VT उसकी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। तो चक्कर क्या होगा कि एक स्पीड से ये ट्रेवल नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई स्पीड, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो हर एक जितने भी इसकी वेलोसिटीज रही है, अगर सबकी वेलोसिटी का क्या कर ले, एवरेज ले ले,
तो एवरेज, उस एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स, चलिए इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, ट्रेवल्स from one end to another end of conductor when a potential difference is applied across it, है ना जी। जब उसके अक्रॉस में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। चलिए तो अब जरा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझने की कोशिश करेंगे? समझने की कोशिश ये करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ जाएगा। तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं v=u+at का, है ना जी। किसका अप्लाई कर रहे हैं? v फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी vt, तो इसे लीजिए vt=0 प्लस कितना भैया at। अब जरा सा एक साइन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग vt के एवरेज ले रहे हैं। ओके, एवरेज 0 to 8, यहाँ पर at का एवरेज लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? at मैंने t टाइम जो ले रहा है यहाँ से यहाँ तक में, है ना। ये t कौन सा टाइम होगा? एक आयन से दूसरे आयन के बीच में जब वो कोलाइड करता है, टकराता है, एक आयन से टकराने के बाद दूसरे तक जो पहुंचता है, इसको कहते हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन, इसका हो जाएगा, है ना, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये है t को कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। और एक आयन से दूसरे आयन तक जो पाथ उसका रहता है उसको कहते हैं फ्री पाथ, दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। और एक आयन से दूसरे आयन तक में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कहने का मतलब कि चलता है, भागता है, रुकता है, भागता है, रुकता है। तो जब रुकता, कब वो जाकर रुकता है, वही उसका, कब वो रिलैक्स करता है, इसीलिए उसको नाम पड़ गया है क्या? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसको अपन लोग एवरेज vt जो होगा, इसको क्या कर दिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको तो अपन लोग क्या कर दिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब at की बात करते हैं। ए तो एक्सीलरेशन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो लग रहा होगा फोर्स। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म होगा, इन फोर्स जो कि सेम लग रहा होगा। और तो ऐसे में टी का एवरेज, तो टी के एवरेज को अपन लोग ये जो ऐसा लिखते हैं एवरेज के लिए, इसको लिखते हैं क्या? टाउ। क्या लिखते हैं? टाइम। और टाउ को कहते हैं एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इसको कहते हैं हम लोग एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब कहानी थोड़ी सी अलग आएगी। क्या आ जाएगी अलग भैया, है ना? तो अलग ये हो जाएगा कि, है ना, हाँ, ए कितना होगा? इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा ई। क्यू ई होता है, एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? क्यू ई होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ई। तो इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? ई। एफ की वैल्यू ई होगी। तो एफ चूंकि होना है कितना? एम ए टाउ, एम ए इक्वल टू ई कैपिटल ई। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना? ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो इन दैट सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ए के बदले इसको डाल दें तो ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, हाँ जी, ये टाउ, ये बन जाता है एक्सप्रेशन किसके लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ठीक है। एक्सप्रेशन बन गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अब जरा सा हम लोग कहानी को आगे लेके बढ़ाएं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड
करंट के लिए। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के लिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, है ना। ओके, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इसको फिगर को रहने दिया जाए, ठीक, ये सब को हटा देते हैं। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखें, वी डी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको कहीं लिख भी लिया जाए, है ना, इसको कहीं लिख लिया जाए भैया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो आया वो कितना आया, इसके लिए एक्सप्रेशन आया ई कैपिटल ई एम इंटू ताऊ जी, है ना, ताऊ जी। चलिए, तो ऐसे में अब हम आगे की तरफ कहानी को बढ़ाएं और ले क्या रहे हैं, रिलेशन बिटवीन व्हाट, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखिए। अब एक कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर हम यहाँ लेते हैं, है ना, कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ लेते हैं, ये एरिया का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, ये एरिया का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन पास आउट होगा टी टाइम में। तो एक सेकेंड, कितने के अंदर, टी टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रॉन इन व्हाट टाइम, टी टाइम, टी टाइम में कितना ट्रेवल डिस्टेंस करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा जो भी बात कर रहे हो, है ना, चलो ये डिस्टेंस जो डी होगा वो वी डी इंटू टी होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वी डी इंटू टी होगा। तो इसका मतलब ये एल ले लेते हैं, है ना, एल, तो वी डी इंटू टी। तो टी टाइम पीछे इधर जो, अगर आप यहाँ से देखें कि ऐसा, यहाँ ये जो लेंथ है, ये तो अच्छा एल इसको हटाइए भी, ये जो एल है जिसके वैल्यू हम वी डी इंटू टी ले रहे हैं, इसके ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बीच में, वो इस क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, पास आउट हो जाएगा। वो इस क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो जाएगा। अगर इस क्रॉस सेक्शन को कंसिडरेशन में हम ले रहे हैं, किसको, इस क्रॉस सेक्शन को हम लोग कंसिडरेशन में अगर हम लोग ले करके चले, तो इससे वो इलेक्ट्रॉन टी टाइम के अंदर निकल सकते हैं जो उसके पीछे वी डी इंटू टी डिस्टेंस तक में पीछे होगा। यानी कि ये जो सिलेंडर बन रहा है उसके वॉल्यूम के उसका जो वॉल्यूम बनता है वो, करेक्ट है ना। तो इसकी लेंथ इतनी हो गई, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका, लेंथ ये हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन ये हो गया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू एल, तो ये हो जाता है ए वी डी इंटू टाइम टी, ए वी डी इंटू टाइम टी, ये बन जाएगा वॉल्यूम। अब मान करके चले क्या कि लेट एन बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मैटर, जो भी मैटर इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, आयरन है वो आयरन हो, सिल्वर हो, है ना, उसमें एन बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया कि एन का मतलब हो गया आपका क्या, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, माने कितने यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर है, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम ये हो गई। तो टोटल एन की बात करें लिटरली, तो एन इंटू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, एन इंटू वॉल्यूम। तो टोटल एन की वैल्यू है ना, एन इंटू वॉल्यूम, यानी एन ए वी डी इंटू टी, ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग आउट इन टाइम, दिस वन टाइम टी, ओके, दिस वन टी, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इफ
क्यू डेल क्यू बी द चार्ज पासिंग आउट। तो डेल क्यू का मतलब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। डेल क्यू कितना हो जाएगा, डेल क्यू इंटू एन ई हो जाएगा। एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो डेल क्यू इजकल टू एन का मतलब हो जाएगा एन ए वी डी टी, इंटू क्या टी। अब I इजकल टू होता है डेल क्यू बाई टी। यहाँ डेल टी नहीं लिए इसलिए डेल टी यहाँ नहीं लिख रहे, क्योंकि डेल टी कैंसिल होने वाला है। ठीक है, शुरू से लिए होते थे लिए होते। तो डेल क्यू का मतलब हो जाएगा आई टी। चलो ना इसका भी डेल हटाइए दो, इसमें भी डेल हटा दो तो क्लियर रहेगा, है ना। तो क्यू इजकल टू आई टी यहाँ रखा जाए तो आई टी इजकल टू एन ए वी डी इंटू टी। टी दोनों साइड से कैंसिल हो गया तो आई इजकल टू एन ए, बेचारा ई छूट गया बे, स्मॉल ई, एन टी कैंसिल हो गया, एन ई ए वी डी। ये बन जाता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, ओके। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन ये है। चलिए तो आगे हम लोग कुछ और भी बात देखें। तो चलिए हम लोग मोर रिलेशन पर चलते हैं और रिलेशन देखेंगे, इतने से पेट नहीं भर रहा है। चलिए देखिए, तो हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के रखा था ना, ई एम टाउ। तो अगर यदि हम लोग ई को वी बाई एल लिख देते, ई वी अपॉन एम एल इंटू कितना टाउ जी। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालते हैं, रख देते हैं किसकी वैल्यू, वी डी की वैल्यू। तो आई इजकल टू एन ई ए, अब वी डी का मतलब ई वी एम एल इंटू टाउ जी, ई कैपिटल वी अपॉन एम एल इंटू टाउ जी। ओके, तो वी इजकल टू आई आर, वी इजकल टू कितना आई आर, उसको रख दिया जाए, आई कैंसिल हो जाएगा, बच जाए कितना आर। तो आई इजकल टू ऐसे करो, आई वी इजकल टू आई आर, तो आई इजकल टू वी बाई आर। हाँ चलो आई इजकल टू वी बाई आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वी बाई आर लिखते हैं। तो एन दो गो ई का है, हो गया रे, एक गुण रहेगा। अच्छा नहीं, यहाँ इसका भी तो ये आ गया। तो एन ई स्क्वायर ए भी अपॉन एम एल इंटू कितना टाउ जी। अब भी कैंसिल हो जाएगा, भी कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेशन जो आएगा वो आई 1/r का आएगा, वो 1/r का आएगा। तो एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम एल इंटू टाउ जी। तब इसको उल्टा दीजिए तो आर की वैल्यू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, है ना। अब इसमें जरा ये एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जी को छोड़ के एल अपॉन ए ले लीजिए, अलग कर लीजिए। अब जरा सा यहाँ इसको गौर कीजिए, तो यहाँ इसको गौर कीजिए और कंपेयर कीजिए किस रिलेशन के साथ, कंपेयर कीजिए किस रिलेशन के साथ। तो जरा कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के लिए जरा देखिए, तो आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था ओम्स लॉ में, आर इजकल टू एल बाई ए। और अभी आर क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जी, एल अपॉन कितना ए। अब यहाँ से देखिए एल अपॉन ए, आर तो आर, तो इसका मतलब रो ये है। तो किसी भी मैटर का रेजिस्टिव प्रॉपर्टी यानी रेजिस्टिविटी, इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या होगा, है ना। रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टिविटी ये होता है, कंडक्टिविटी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बटे कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। जरा सा गौर करते जाइएगा। तो रेजिस्टिविटी कब ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी कब ज़्यादा होगा, जब एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अगर ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब अगर इन दोनों के स्पेसिंग ज़्यादा हो, आयंस टू आयंस के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे में उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
है ना, मैंने लेस डेंस अगर जो दे रहा है तो इसकी टाइम ऑफ रिलेक्सेशन ज़्यादा हो जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, करेक्ट है ना। तो टाइम ऑफ रिलेक्सेशन से कुछ इस तरीके से वो डिपेंड करता है। दूसरी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि जितना ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर वहाँ होगा कंडक्टिविटी उसकी उतनी ही अधिक हो जाएगी, रेजिस्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। माने इसी का उल्टा ये है, तो उल्टा हम बोल रहे हैं, है ना, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटने से कंडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये जो भी आयंस हैं इनका जो वाइब्रेशनल मोशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी दो आयंस के बीच का वाइब्रेशनल मोशन बढ़ेगा, ये इसके वाइब्रेशनल मोशन होता है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बीच का जो डिस्टेंस है जो पहले था वो अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, यानी फ्री पाथ रिड्यूस करेगा। तो फ्री पाथ रिड्यूस करेगा यानी कहने का मतलब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हमारा कम हो जाएगा। जब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाएगा तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम होने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी किसी भी मेटल को लेके अगर हम गर्म करते हैं तो दो आयंस के बीच का थर्मल एजिटेशन इंक्रीज करने की वजह से उनके बीच का जो है फ्री पाथ है वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को भी रिड्यूस कर जाएगा, जिसके कारण रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, और फाइनली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट कंडक्टर टू द करंट विल इंक्रीज। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और जिनको कहीं पर क्या डाउट आया होगा वो हमको कमेंट में इसमें लिखें कि क्या आपको डाउट मिलता है इसमें, है ना, और हम जो डाउट होगा तो उसको कमेंट में ही दूर कर देंगे, या फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, टेकअप कर लेंगे, टेकअप करके आपको उसको हम बताएंगे, ठीक है जी। ओके, चलिए, तो आज की मुलाकात बस इतनी। कल हम लोग आगे फिर इस टॉपिक्स को लेकर के क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलिए 42 मिनट का तो हो ही गया वीडियो।